हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको बताया है कि मात्र आपको 5 दिनों में संपूर्ण फिजिक्स की हम तैयारी आपको करा रहे हैं। और उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो हमने बना दिया है जिसमें हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। हमने आपसे कहा था कि पर वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, तो 2 वीडियो बने हैं, 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हमने करा दिया है। अब ये तीसरा वीडियो जिसमें 7th, 8th और 9th ये 3 चैप्टर को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आप दोनों वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा फिजिक्स वीडियो 1 और फिजिक्स वीडियो 2 के नाम से। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो इस वीडियो को देखने का पश्चात वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। समय आपके पास कम है, मेहनत ज़्यादा है और मेहनत ज़्यादा करना भी है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में हमें अच्छे नंबर से पास होना है और 90+ का टारगेट हमारा है। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 फिजिक्स बीबीआई क्वेश्चन, केवल जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को हम पढ़ने वाले हैं, जो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं। 2016-18 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट आप कहेंगे सर ये 2 ही वर्षों में पूछा गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको अलग अलग तरीकों से भी पूछा गया है। जैसे विस्थापन धारा क्या है और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है, और इस प्रकार से 2022 में पूछ लिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से अगर देखें तो विस्थापन धारा तो कम से कम पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, तो देखते हैं। अगर विस्थापन धारा की बात आए, विस्थापन धारा, देखिए विस्थापन धारा किसे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि समय कम है, रटेंगे कभी याद नहीं होगा, समझने पर फोकस करेंगे, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो देखिए विस्थापन धारा, मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने यही बताया कि 2 उन्होंने समांतर प्लेट लिया इस प्रकार। थोड़ा सा मैं और भी इसको पास कर ले रहा हूं, ठीक है। मैक्सवेल ने 2 समांतर इस प्रकार प्लेट लिया और इन दोनों समांतर प्लेट को एक कुंजी और एक बैटरी के साथ इन्होंने जोड़ दिया इस प्रकार, ठीक है। ये 2 समांतर इन्होंने प्लेट लिया है। अब मैक्सवेल ने क्या किया कि इस समांतर, मतलब जो 2 समांतर प्लेट है, इसके एक समांतर प्लेट पर +Q आवेश दिया। तो जब इन्होंने आवेश दिया तो आवेश के कारण इसके पास ये प्लेट है, तो इस पर +Q आवेश उत्पन्न हुआ, तो इसके इस ओर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे -Q आवेश उत्पन्न हुआ। कैसे? मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने इस पर +Q आवेश दिया पहले वाले समांतर प्लेट पर, पहले वाले प्लेट पर, तो दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्सों के परिवर्तन होने के कारण। अब समझिएगा, देखिए मैक्सवेल ने केवल यही बताया ना कि जब 2 समांतर प्लेट पर हम आवेश देते हैं तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप कहेंगे क्यों, तो भैया हम जानते हैं ये बात, जैसे कि एक चुंबक है, नॉर्थ ध्रुव, ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम ये बात जानते हैं कि जहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वहां पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, सॉरी विद्युत फ्लक्सों की संख्या में, विद्युत फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसी प्रेरित धारा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विस्थापन धारा। इसी प्रेरित धारा को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया। इसी प्रेरित धारा को ही हम क्या कहते हैं,
विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आ गया। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने केवल यही बात बताया कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश दिया जाता है तो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार और सुन लीजिए, परिभाषा रटना नहीं है, आपको समझकर याद करना है, समय हमारे पास कम है, तो इसलिए हम कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मैक्सवेल ऐसे ही सिंपल में कहेंगे कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश दिया जाता है या दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर उन समांतर प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। आप यही कहेंगे कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश दिया जाता है तो उनके बीच विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा का आपने समझ लिया किसे कहते हैं। वही बात हमने यहां से बोल रहे हैं, आप समझकर याद कर सकते हैं। हमने यही लिखा है कि जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश दिया जाता है तो उनके बीच विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। सिंपल सा है, मैं आशा करता हूं आप याद कर लिए होंगे। अदरवाइज इसके फॉर्मूले पे बात करें तो विस्थापन धारा को ID से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d phi बाई dt। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले भी याद रखेंगे। जहां पर देखिए, जहां पर ये d phi बाई dt क्या है, विस्थापन धारा है। ठीक है, ये है विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता। और d phi बाई dt क्या है, d phi बाई dt है विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। आप चाहें तो लिख सकते हैं d phi बाई dt विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। इतनी बात समझ गए। ये हुआ फॉर्मूला, ये हुआ इसका फिगर और ये इसका परिभाषा। इतनी बात लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझने में रटना नहीं पड़ा होगा, कोई परेशानी नहीं हो गई होगी और आपको आसानी तरीके से समझ में और याद भी हो गया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हमें बहुत सारे टॉपिक को देखना है, सभी को हम कवर कराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो देखिए, अभी हमने 4 यहाँ पे प्रश्न को ले लिया है और ये 4 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ते जाऊंगा तो नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे।
और इसको आपको किसी किसी वर्ष में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, वो नीचे आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो उसमें कंफर्म पता चल जाएगा कि किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मतलब जब हम आवेश देते हैं तो आवेश के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। किसके कारण? तो हमने बताया आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। बट जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उसमें आवेश नहीं होता है। समझ में आया? मतलब आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न तो होती हैं बट विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत विद्युत आवेश होता है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। आप कहेंगे कि इसका कोई प्रूफ सर बता दीजिए, ठीक है, ये कैसे संभव है कि उसके कारण ही आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं बट उसमें आवेश ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए जैसे जहाँ पर भी आप स्थित हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हैं, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं फोन लगाते हैं, कहीं पर कॉल लगाते हैं तो वो कॉल तुरंत जाएगा, तो वो किसके द्वारा जा रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे आसपास है, अभी भी उपस्थित है, तो इसका मतलब तो क्या हमें कोई शॉक का अनुभव होता है? क्या हमें झटका लगता है? जिस तरीके से बिजली से लगता है, ठीक है, जो विद्युत से लगता है, क्या हमें अभी महसूस हो रहा है, लग रहा है? तो जवाब आएगा क्या कि नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न तो हैं, वहां पे उपस्थित तो है बट उसमें कोई भी आवेश नहीं है। आवेश न होने के कारण हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लगभग, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? तो विद्युत आवेश है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हमारा जो दूसरा प्रश्न है समझ गए होंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग वाली तरंगों का नाम लिखिए। मतलब सबसे जो तरंगे होती हैं तो ऐसा कोई तरंग का नाम बताइए, मतलब ऐसे तरंग का नाम बताइए जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और ऐसे भी तरंगदैर्घ्य का नाम बताना है जिसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली, मतलब सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे का नाम क्या है? वो है रेडियो तरंगे। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले तरंगों का नाम क्या है? वो है गामा किरणें, या तरंगे भी कह सकते हैं, किरण कहें तरंग कहें, दोनों बात, मतलब या तो किरण कहें या तो इसी को तरंग कहें, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं वो है रेडियो तरंगे, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे हैं वो है गामा किरणें। मैं आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो जिस पर भी हमें थोड़ा सा संदेह लग रहा है उन सभी को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, परावैगनिक किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। जो परावैगनिक किरण है इसके 2 उपयोग लिखना है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। तो परावैगनिक किरणों के उपयोग, देखिए इसका उपयोग बहुत सारा हमने लिखा है। सबसे पहले कि अदृश्य लिखाई में इसका उपयोग किया जाता है परावैगनिक किरणों का। दूसरा, नकली दस्तावेज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, जो अंगुलियों के निशान का पता लगाने में भी किसका? परावैगनिक किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। 3 उपयोग समझ गए, ठीक है, बट तीनों को हमने एक ही में मिलाकर लिख दिया है। दूसरा उपयोग है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, जो खाने वाली वस्तुएं होती है उसकी सुरक्षा प्रदान करने में, संरक्षण करने में, ठीक है, परावैगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं चौथा हमारा जो क्वेश्चन है समझ गए होंगे। 5वां हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। मतलब एक्स किरणों का आपको गुण भी लिखना है और इसका उपयोग भी बताना है। देखिए हमने लिख दिया है
एक्स किरणों का गुण। अब गुण कौन कौन सा है? सबसे पहला गुण है कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। भाई बहुत सारे ऐसे भी तरंगे हैं ना जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। तो ये पहला गुण यही है कि जो एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, मतलब आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं, बट उसमें आवेश नहीं पाया जाता। दूसरा, ये अदृश्य होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें दिखाई देती हैं? नहीं देती हैं। आप जहां पर स्थित हैं वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो अदृश्य होती हैं, ये भी गुण है। और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होगा ना, जो चाल होगा, वो जो प्रकाश के वेग से या चाल के बराबर ही होता है। इसका मतलब कि जो एक्स किरणें हैं उसका वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही ना, यही तो प्रकाश की भी चाल है। उसके बाद आते हैं उपयोग। देखिए इसका उपयोग हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला कि हीरे की जांच परख करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है, मतलब चिकित्सालय में भी किया जाता है, एक्सरे करने में, ठीक है। एक्सरे हम कहते हैं ना, एक्स किरणों को एक्सरे कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सरे मतलब जैसे हड्डियां मान लेते हैं किसी का फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, तो उसमें एक्सरे कराया जाता है। तो चिकित्सा में मतलब जो हॉस्पिटल होता है इसमें भी किया जाता है। और तीसरा है रेडियोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये अभी हमने 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने क्लियर कराया है। मैं आशा करता हूँ यह सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जो 5 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछे गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो छठा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रमुख भागों को उनके तरंगदैर्घ्य प्रास के साथ लिखिए। तरंगदैर्घ्य प्रास का मतलब जो इनका तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है, प्रास मतलब होता है रेंज, कि इनके तरंगदैर्घ्य का रेंज कहां से कहां तक है, ये आपको लिखकर बताना है। और देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी पूछा गया है, कहीं कहीं पर इसका उपयोग भी पूछ लिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में लिख दिए हैं, एक एक करके आप याद करते हुए चलिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैं जो करा रहा हूँ ना, बस आप विश्वास के साथ आप पढ़ते हुए चलिए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा अभी आपको दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ज़्यादा फिक्र है ना, मैं चाहता हूँ, मैं क्यों चाहूँगा कि आपका नंबर कम हो या ऐसा हो वैसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो, उसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। मेरा भी शौक थोड़ी ना लगा है कि बार बार जो टॉपिक है इसको रिपीट किया जाए, पढ़ाया जाए। तो मन लगा कर पढ़िएगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, ठीक है। समझते हैं। देखिए इसका कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रमुख भाग हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रमुख भाग हैं, उनके तरंगदैर्घ्य प्रास, मतलब उनके तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य ये 4 ही हैं जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हैं। एक है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें। अब इनके तरंगदैर्घ्य हम बता दे रहे हैं, उसके साथ साथ उपयोग भी आप याद कर लीजिएगा। उपयोग भी चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। देखिए हमने लिखा है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या होता है। देखिए इसका तरंगदैर्घ्य प्रास 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो गामा किरणें हैं इसका तरंगदैर्घ्य प्रास 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच में होता है, ठीक है, इसका रेंज। दूसरी बात, इसका उपयोग क्या होगा। गामा किरणों का उपयोग होता है नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में। मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं ना, छोटी छोटी जो कण है, उनको देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दिख रहे हैं नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में। अब सोचिए परमाणु कितना छोटा होता है, तो परमाणु से भी तो छोटा होता है नाभिक। तो नाभिक के अंदर जो सूचनाएं हैं, ठीक है, उसकी नाभिक की जो संरचनाएं हैं उसकी सूचना प्रदान करता है जो है गामा किरणें, ठीक है। तो ये उपयोग आप याद रखेंगे। दूसरा,
एक्स किरणें। अब एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य का जो परास होता है, जो रेंज होता है, वो 10⁻11 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसका रेंज होता है। ठीक है, अगला आता है उपयोग। तो चिकित्सा विभाग में सृजन में उपयोगी, मतलब क्या होता है, जो चिकित्सा विभाग होता है, जो हॉस्पिटल होता है, उसमें सृजन करने में, सर्जरी करने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला तो है नहीं। देखिए तीसरा है परावैंगनिक किरणें। ये सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रमुख भाग हैं, जो है परावैंगनिक किरणें। तो परावैंगनिक किरणें, तो इसका तरंगदैर्घ्य परास 10⁻8 मीटर से 4 इंटू 10⁻7 मीटर के तक होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनका होता है तरंगदैर्घ्य परास। अगला आता है उपयोग। खाने वाली वस्तुओं के संरक्षण में, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, जो भोजन है, उसके संरक्षण प्रदान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है अवरक्त किरणें। ठीक है, तो इसका तरंगदैर्घ्य परास 8 इंटू 10⁻7 मीटर से 5 इंटू 10⁻3 मीटर तक होता है, मतलब इन दोनों के बीच में होता है। और उपयोग क्या है कि कोहरे व धुंधे के पार देखने में उपयोगी। मतलब क्या है कि जब मान लेते हैं ठंडियों के दिनों में बहुत ज़्यादा कोहरे होते हैं, तो उस समय में आर पार देखने के लिए अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरणें ऐसी हैं जो कोहरा जो लगा होगा, ठीक है, उसको आर पार क्या कर देती हैं, भेद कर, और वो निकल जाती हैं और पता चल जाता है। ठीक है, तो अवरक्त किरणों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ये शायद 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हैं 5 नंबर, इतना ही आप लिख देंगे 5 नंबर मिल जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, वो भी हम ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो हमारा 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्षों में पूछा जाता है और 5 नंबर वाला ये प्रश्न है। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप समझने का प्रयास करेंगे समझ में भी आ जाएगा। देखिए 2014 में 15, 17, 18, 19, 22, 23 लगभग वर्षों में पूछा जा रहा है और ये 5 नंबर वाला टॉपिक है। ध्यान से हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के केवल विशेषताएं पूछी गई है। बट मैं आपसे बता दूं कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे तो विशेषताएं ही केवल पूछी गई हैं, बट इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा कर भी कहा है। जैसे कह दिया है किसी में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो इसकी अभिलक्षण लिखिए, गुण लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूं ना कि रट कर याद ना करें, समझ कर याद करें, और समझ कर ही हम याद करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं, इससे समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर हैं क्या। ठीक है, तो सामान्यतः ये 3 अक्ष हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ठीक है, ये मान लेते हैं x अक्ष है, ये y, ये z, ऐसे हम कोई भी मान सकते हैं x y z। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा ले रहा हूं। ठीक है, ये 3 अक्ष हैं। अब समझिएगा, यहां पे सपोज डेट ये एक तरंगे जा रही हैं इस प्रकार। ठीक है, ये एक तरंगे जा रही हैं, एक और यहाँ पे तरंग है, ये भी इस प्रकार जस्ट अपोजिट करके जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाकर अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि फिगर पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर फिगर आपने अच्छे से नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। ये पहला जो तरंगे हैं, ठीक है, इस प्रकार चल जा रही हैं। दूसरा एक और इसके जस्ट अपोजिट तरंग है। ठीक, इस प्रकार
देखिए यहाँ पे हमने दो ही तरंगों को बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो तरंग है ना, इसे हम कहेंगे, ये है, मान लेते हैं विद्युत तरंगे हैं, और ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय तरंगे हैं, ऐसे सपोजिट मान लेना है। तो देखिए यहाँ पे केवल यही बात बताया गया ना कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपण होना या मिलना, यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपण होना या मिलना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? अभी हम यही कह रहे हैं कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, 90 डिग्री मतलब लंबवत, तो विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में, यही बात आपको याद रखना है, ज्यावक्रीय दिशा में, ठीक है, ज्यावक्रीय दिशा में, ये बात आपको याद रखना है। कुछ होता है सेंटेंस जिसको थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लगता है तो आपको समझना पड़ेगा। ये ज्यावक्रीय दिशा में फिजिक्स की भाषा है, तो यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपण होना, अध्यारोपण मतलब मिलना, अध्यारोपण होना ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, क्या हमने लिखा है कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलते हैं या अध्यारोपित होते हैं, तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब इनके मिलने से जो तरंगे यहाँ पे उत्पन्न होंगी, इनके मिलने से यहाँ पे जो तरंगे उत्पन्न होंगी, उन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यहां से फिगर से आप बोल देंगे ना कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उस तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि परिभाषा रटना नहीं पड़ा होगा, फिगर से समझकर याद हो गया होगा। परिभाषा लिखकर ये फिगर जरूर आप बना लेंगे। उसके बाद आते हैं इसकी विशेषताएं, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बट इसको भी पूछा गया है बहुत बार, मैंने देखा है, ठीक है। विश्वास रखिए, इन दोनों को तैयार कर लीजिए। देखिए पहला इसका गुण क्या है, गुण कहे, लक्षण कहे, विशेषताएं कहे, ये तीनों बात एक ही है, विशेषता, लक्षण या गुण, यह पूछता है, यही आप लिखेंगे। पहला है कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, अभी ना हमने बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वायु रहेगा तभी विद्युत चुंबकीय तरंगे काम करेंगी और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे ध्वनि तरंगे है ना, तो ध्वनि तरंगे में मान लेते हैं वायु ना हो, ठीक है, अंतरिक्ष में आप चले जाएं तो आप बोलेंगे तो आपकी आवाज एक से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि वहां पे वायु माध्यम नहीं है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों के लिए वायु माध्यम की आवश्यकता होती है, बट विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति है तो अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति है तो उससे भी आप बात कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, मतलब गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ध्रुवित मतलब अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगला आता है इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है। हमने बताया ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई भी आवेश तो नहीं होता है, बट आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ये बात हमने बताया ही आपको, ठीक है। उसके बाद इसका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के ही बराबर होता है। यही तो प्रकाश का वेग भी है।
मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, उनको भी हम कवर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, जो कि हमने लिख दिया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले हैं, तो बट मैं यही कहूँगा कि एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ध्यान से आप समझेंगे, समझ में आएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ जाएंगे तो याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 8वां हमारा प्रश्न है, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल द्वारा दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करना है। 2017 में, 18 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए हमने लिखा है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। अब बताइए क्या इसमें कुछ समझाने वाला है? कुछ भी नहीं है। देखिए यहां से नाम से यह स्पष्ट है, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मतलब मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग के मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और उसी सिद्धांत को हम मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत अगर कोई पूछे तो सबसे पहली बात आप यही कहेंगे कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सा, तो इतनी बात हमने लिख दिया। उसके बाद इस सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको हम समझते हैं। इसलिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार, अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कुछ बिंदु बताए गए हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहली बात यही बात बताया गया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो जो तरंगे के रूप में उत्सर्जित होने लगती हैं, उन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देखिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण गति करता है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, इस प्रकार गति करेगा, जब कोई आवेशित कण इस प्रकार गति करेगा, ठीक है, तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी। जब इस प्रकार कोई आवेशित कण गति करेगा ना, तो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी। ठीक है, उत्सर्जित होने लगेगी, तो उन तरंगों को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आया? तो ये एक परिभाषा भी है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, कि जब कोई भी आवेशित कण है वो एक त्वरित गति करता है, तो जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में निकलने लगती है, उत्सर्जित होने लगती हैं, तो उन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ गए? तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने दूसरा परिभाषा बताया है, ठीक है, कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं, तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये हमने आपको बताया है। अभी यहाँ पे मैक्सवेल ने ये बताया है, तो कौन परिभाषा सही है? भैया दोनों ही परिभाषा सही है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा दोनों परिभाषाएं सही हैं। हमने आपसे हमेशा कहा है कि परिभाषाएं जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बट मीनिंग जो होता है, मतलब जो होता है, उसका जो अर्थ निकलता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे वो आप याद कर लीजिएगा। पहली बात समझ गए। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार हमें दूसरी बात बताया गया कि इन तरंगों के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इनके संचरण के लिए, मतलब गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी ना हमने बताया विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अंतरिक्ष में भी ये गति कर लेगा, वायु में भी गति कर लेगा, पानी में भी गति कर लेगा, हर जगह कर लेगा। समझ रहे हैं? तीसरा,
यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तथा चुंबकीय मतलब तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। नहीं समझ में आया? देखिए मतलब कहा जा रहा है ना कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, इसलिए यहाँ पे यह तरंगे, यह मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होंगी। हमने बताया था ना, इस प्रकार नहीं बताया था, भूल गए होंगे शायद आप। इस प्रकार जब गति कर रहा था, ठीक है, इस प्रकार गति कर रहा था तो हमने बताया था कि ऊपर वाला मान लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, आइए मान लेते हैं चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि यह तरंगे मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं, ठीक है, तथा तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत होती हैं। मतलब तरंगे जिस दिशा में गति कर रही है ना, उसके भी लंबवत ये होती है, 90 डिग्री बनाती हैं। यही बात बताया जा रहा है। सिंपल से समझिएगा, यह तरंगे मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। समझ गए होंगे। चौथा हमारा है कि मैक्सवेल की गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया, मैक्सवेल ने गणना किया और सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये तो हम उस समय से ही कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है। मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और कौन इसको प्रूव किया था? मैक्सवेल ने प्रूव किया है, ठीक है। अगला हमारा चौथा है कि इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। मतलब जब प्रकाश का वेग इतना, इन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इतना ही होता है, मतलब प्रकाश के वेग के ही बराबर होता है, तब मैक्सवेल ने कह दिया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सरल रेखा में गति नहीं करता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, संचरित करता है या संचरण करता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर वाला टॉपिक है और इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ 5 नंबर वाले 2 टॉपिक को करा दिया है। हालांकि 5 नंबर वाले टॉपिक में ज़्यादा समय लगता है। डेरिवेशन दिख रहे हैं आप, डेरिवेशन तो मैंने एक भी नहीं कराया। ऐसा थोड़ी ना है कि 7th आपका चैप्टर है ना, 7th चैप्टर जो है, ठीक है, उसमें टोटल के टोटल इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेरिवेशन ही है, अदर परिभाषा उसमें है ही नहीं। तो डेरिवेशन के लिए समय नहीं है, अगर समय थोड़ा सा है भी तो उसमें डेरिवेशन तो मैं समझा दूंगा, बट अभी आपके पास समय नहीं है कि आप डेरिवेशन को तैयार कर पाए, ठीक है। इसको मतलब फिगर से थोड़ा बहुत समझा भी दे रहा हूं, तो इसको कुछ ना कुछ तो आप लिख लेंगे। डेरिवेशन आप आधा अधूरा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला, इसलिए डेरिवेशन अगर चाहें तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे और भी जो टॉपिक है उसको हम कवर करा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला प्रश्न है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। 2018 में 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ भी पूछा गया है 5 नंबर में, तो उसको तो हालांकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन में मुख्यतः हम न्यूमेरिकल तो करा नहीं रहे हैं, तो लेंस की क्षमता ही हम करा रहे हैं, तो इसको हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने हमेशा से कहा है कि न्यूमेरिकल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया था, जो कि हमने पूरी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों न्यूमेरिकल का लिंक हम आपको दे देंगे। उसके साथ साथ इसके 2 लेक्चर और भी जो हैं इस सीरीज का, ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो आप उस जरूर आप पढ़ाई कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के पश्चात। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा आपको, ठीक है। नंबर अगर अधिक लाना है, ज़्यादा लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
देखिए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो अगर हम लेंस की क्षमता पे बात करें, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पे यदि हम बात करें तो लेंस की क्षमता को हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब कैसे, तो लेंस की क्षमता का सिंपल सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा लेंस, कोई भी ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को एक जगह मिलाता है या प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है, तो मतलब लेंस की उस क्षमता को ही, मतलब उस क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि थोड़ा सा हम डीप में ही चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने एक अवतल लेंस ले लिया है। अब अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार फैल जाती हैं, ठीक है। और यहीं पर ये तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस। और यहीं पे यदि उत्तल लेंस होता इस प्रकार, ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, इसको अपने ये क्या करता है, एक जगह मिलाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं प्रकाश किरणों को फैला रहे हैं, ये एक जगह मिला रहा है, और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है तथा मिलाता है, तो उसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है, तो उस लेंस की क्षमता को ही, मतलब तो उसकी क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। या हम दूसरा भी परिभाषा, ये तो मैं यही कहूँगा ना, इससे भी आसान में परिभाषा आपको बता रहा हूँ। ये आप केवल समझ जाइए कि कोई ना कोई इसकी क्षमता ही है ना, तभी तो ये प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है और ये प्रकाश किरणों को एक जगह मिला दे रहा है, तो उस क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये प्रैक्टिकली आप ऐसे फिगर से समझ गए। अब इसको परिभाषित करने के लिए इससे भी सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं, और P इक्वल टू होता है 100/F, ठीक है, 100/F, ये इसका सेंटीमीटर में ये इसका फॉर्मूला होता है। या इसको मीटर में अगर देखें तो P इक्वल टू 1/F होता है, ठीक है। ये किस में होगा, मीटर में, ठीक है। बट ये क्या है, यहाँ पे F क्या है, ये फोकस दूरी है, अब P क्या है, लेंस की क्षमता है। तो ये अगर हम चाहें तो यहां से परिभाषा कर सकते हैं ना, सिंपल वे में कहेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को 1/, है ना F, तो व्युत्क्रम हम कहते हैं। तो कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है। किसी भी कोई भी लेंस हो तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, क्योंकि 1/, के नीचे है F, तो व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात हम लिख देंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यहां पे लिख लेंगे इसे P से
प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे कहा गया है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे आप, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम केवल डी से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में 2D लिख दिया, 2D का मतलब 2 डायोप्टर, ठीक है, मतलब लेंस की क्षमता का मान दिया है 2 डायोप्टर। समझ रहे हैं? इस टाइप से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और हमने लेंस की क्षमता पर न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए हमने यहाँ पे 2 प्रश्नों को ले लिया है, एक हमारा 10th, एक है 11th प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। जो हमारा 10th प्रश्न है ये आपका 2019 में और 23 में पूछा गया है। 11वां जो हमारा प्रश्न है जो 2020 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखिए पहला है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस को परिभाषित कीजिए, दूसरा है अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। दोनों का परिभाषा हमने लिख दिया है, बट परिभाषा को रटना नहीं है, समझकर याद करना है। तो हम समझने पर फोकस करते हैं। देखिए अवतल लेंस के प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिए, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अवतल लेंस हम बनाएंगे। तो अवतल लेंस का फिगर कैसे होता है, इस प्रकार इसका अवतल लेंस का फिगर होता है, ठीक है जी। ये हमने अवतल लेंस एक बना लिया, ठीक है। अब अवतल लेंस का ये एक इसका मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे केवल यही हमें बात, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष है। तो सपोज डेट ये यहाँ पे एक बिंदु है, यही है F1, यही है मतलब प्रथम फोकस। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ध्यान से आप समझेंगे, जैसे इस प्रकार प्रकाश किरणें जा रही हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए मतलब यहाँ पे अवतल लेंस का ये एक मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी ओर जा रही हैं ये प्रकाश किरणें। तो जब ऐसे प्रकाश किरणें ये जा रही हैं तो जैसे लेंस से अपवर्तन होंगी, मतलब लेंस से टकराएंगी, तो लेंस से टकराने के पश्चात ये तो जाने तो ऐसे चाहिए थे, ठीक है, मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, जबकि इनको जाना तो ऐसे चाहिए ना, जाना तो ऐसे चाहिए था। समझ रहे हैं मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जाना तो इनको ऐसे चाहिए था और यहां पे जाकर मिल जाना चाहिए था, बट क्या हुए, ये लेंस के क्या हो गए, मुख्य अक्ष के ही समांतर होकर चले गए। तो यहाँ पे केवल यही बात बताया जा रहा है कि अवतल लेंस के, ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे प्रतीत होने का कहा जा रहा है, यहाँ पे वास्तव में यहाँ पर इस बिंदु पर ये सब किरणें नहीं मिल रही हैं, ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, परंतु वास्तव में नहीं, पर आभासी में तो मिल रही है ना, ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पे आकर मिलती, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रतीत होना कह रहे हैं, प्रतीत होना कह रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। वही बात हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं या कहलाता है।
समझ गए होंगे। परिभाषा लिखकर ये फिगर आप बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। दूसरे पर आते हैं। अगर एक बार में थोड़ा सा समझ में ना आए, 2-3 बार मैंने परिभाषा यहाँ से बोला है, उसको सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। समझ कर याद कीजिएगा, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। दूसरा है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, इसको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक हमने अवतल लेंस ये बना लिया, ठीक है जी, ये हमने अवतल लेंस बना लिया और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर, जिसे हम F2 कहते हैं, और यही है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अवतल लेंस के यहाँ पे क्या होता है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, इस मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जा रहे हैं। ये सभी मुख्य अक्ष पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये F2 है, ठीक है। देखिए ये अवतल लेंस है, ये जो हमने एक रेखा खींचा है, ये मुख्य अक्ष है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ये जब लेंस से टकराती हैं, मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होते हैं, इस प्रकार फैल जाती हैं। इस प्रकार क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। रियल में हम देखें तो इस प्रकार ये क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। बट क्या होता है, अगर हम इन किरणों को यदि हम पीछे लाते हैं, इस प्रकार इन किरणों को अगर हम पीछे लाते हैं, तो हम देख रहे हैं, अगर हम इन सभी किरणों को हम पीछे लाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर यहाँ पे मिलती है। तो वास्तव में तो ये नहीं मिल रही है, पर आभासीय मिल रही है ना, प्रतीत हो रहा है। तो इस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहेंगे। परिभाषा हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, सॉरी ऐसे हम नहीं कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ये चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, ठीक है। वही बात हमने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसको 1-2 बार में अगर समझ में आए, थोड़ा सा पीछे ले जाकर 2-3 बार सुनेंगे, समझेंगे, फिगर को समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और 2-3 टॉपिक हैं उसको हम कवर करा देते हैं, पढ़ा देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही लॉन्ग है, जो 5-5 नंबर में पूछे गए हैं, उसे मैं अंत में आपको बताऊंगा कि ये सभी क्वेश्चन हैं जिसको आपको तैयार करना है, ठीक है। और उस सभी को कैसे आप पढ़ सकते हैं वो भी हम आपको अंत में ही बताएंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर आप देखिएगा, और अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मेहनत तो करना ही है, या तो आज करें या तो बाद में करें। आज कर लेंगे तो आने वाले समय में कम मेहनत करने को पड़ेगा, और यदि आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब आपके हाथ में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए, और नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2015 में, 17 में, 18 में, 21 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है और ये परिभाषा आपको लिखना है। बट ये परिभाषा आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ जाएंगे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, एग्जाम में जाकर लिख देंगे। तो समझने पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ये केवल हमने लिखा है जिससे आपका समय बचे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे हमने जब पूर्ण परावर्तन भी पढ़ा था, अपवर्तन भी पढ़ा था, ठीक है, तो सपोज दैट पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। ये एक सतह है, इसके ऊपर मान लेते हैं विरल माध्यम है, इसके नीचे है सघन माध्यम। सघन और विरल का मतलब मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, वायु माध्यम है, इसके नीचे जल माध्यम है। समझ गए। अब जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो सपोज दैट ये जो प्रकाश है, ये इस प्रकार प्रकाश जा रहा है, सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो जैसे ही जाकर जब सतह पर टकराता है, तो इस सतह पे जब टकराता है तो यहाँ पे हम एक अभिलंब इस प्रकार खींचते हैं। तो जब प्रकाश किरणें किससे, सघन से होकर विरल माध्यम में जाता है, तो हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर हट जाता है, इस प्रकार जाता है, जबकि इसको जानना तो ऐसे चाहिए था। इतनी बात हम जान गए। तो हम इतनी बात जानते हैं कि इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है, इस कोण को इसको तो मतलब ऐसे, यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक है, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इतनी बात हम जानते हैं। ठीक है, ये आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है जी। तो आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। तो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एक और यहां से हम आपतन कोण का मान, ये एक और एक कोण होता है। ठीक है, यदि प्रकाश को थोड़ा सा और हम बढ़ाकर ऐसे भेजते हैं तो प्रकाश किरणें सीधे ऐसे हो जाता है, मतलब जो अपवर्तन कोण का मान है, जो आर का मान है, वो सीधा 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जिस कोण के कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जो कोण है ना, इसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। इस IC को ही हम क्या कहते हैं, कोण जो IC है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब क्रांतिक कोण के मान को, अगर क्रांतिक कोण कब होता है, जब मतलब प्रकाश, जब आपतन कोण का मान को, आपतन कोण के मान को हम एक विशेष, मतलब आपतन कोण के मान को हम जब बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रांतिक कोण का भी, जब तक आप क्रांतिक कोण नहीं समझेंगे ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं समझेंगे। इसलिए क्रांतिक कोण को समझाना अनिवार्य है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि जब क्रांतिक कोण के मान, यदि क्रांतिक कोण का जो मान कैसे होता है, जब क्रांतिक कोण ये है, ये तो क्रांतिक कोण के मान का मतलब है कि अपवर्तन कोण का, जो अपवर्तन कोण आर का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां से प्रकाश जैसे इस प्रकार जा रहा है, तो प्रकाश सीधे ऐसे चला जाता है, जिसके कारण 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल में केवल यही बात बताया गया ना कि जो ये आई है, आई मतलब आपतन कोण है, तो आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को, जो आपतन कोण आई का मान है, इसको क्रांतिक कोण के मान से भी और अधिक हम करते हैं। ठीक है, तो उस समय पर जो प्रकाश है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से गया हुआ होता है। समझ रहे हैं। देखिए, यहां से हम डाले थे तो ये थोड़ा सा विलंब से दूर हटा, थोड़ा सा हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया, तो ये देख रहे हैं 90 डिग्री पे आ गया। थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण फिर से उसी माध्यम, जिस सघन माध्यम से गई थी, और सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो ये एक प्रकाश की घटना है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे, आप परिभाषा यही कहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा ही याद करना है। यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, या जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को, जो आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं।
तो यह संपूर्ण घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। हमने यही कहा, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो प्रकाश की यह संपूर्ण घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से आई हुई होती हैं। मतलब जिस माध्यम से ये आई हुई होती हैं उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है या कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा लिखने के बाद आप ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, और ये आप लिख भी सकते हैं। इसको आप जो यहाँ पे इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आपतित किरण, इसे हम क्या कहते हैं? इस किरण को अपवर्तित किरण। ये भी क्या है? ये भी अपवर्तित ही किरण है। ठीक है ना? तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये अभिलंब लिख देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये हुआ आपका 7th 8th और 9th चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इतना आप तैयार कर लेंगे। ये फिजिक्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसका मैंने कहा था 5 दिनों में पूरा कंप्लीट कराएंगे, तो उसका ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद और फिजिक्स के 2 वीडियो बनेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी हम तीसरी बार रिवीजन करा रहे हैं, आपको रिपीट करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो मेहनत करके आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप कहेंगे सर 7th चैप्टर में के कुछ आपने तो बताया नहीं। तो देखिए 7th चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जैसे परिभाषा रटना हो या समझना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। जो 7th चैप्टर में ना डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में आपको समझाऊंगा, इतना कम समय है तो आप समझ नहीं पाएंगे। और खासकर 7th जो चैप्टर है ना, तो 7th चैप्टर में आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बिल्कुल भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि 7th चैप्टर को आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ना है तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक का नाम, चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, मिल जाएंगे आपको वीडियो। अदरवाइज फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उन सभी पर एक टॉपिक बताने में मतलब लगता है कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी जा सकते हैं, तो उसको हमने कवर कराया है। तो पहले उन टॉपिक को सुन लीजिए और इनको आपको अभी तैयार करना है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर वाला टॉपिक है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और इसकी आवृत्ति के आधार पर ही जो तरंगों का सब कुछ लिखा जाता है, तो वो आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए या उत्तल के लिए, अवतल के लिए ज्यादातर पूछा जाता है, तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आप तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है जो है खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी भी आप तैयार कर लीजिएगा। और चौथा है हमारा लेंस मेकर सूत्र, जो है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, लेंस मेकर सूत्र पढ़ना है तो आप लिखिए लेंस मेकर सूत्र ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये लगभग जो टॉपिक है ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी को तैयार कर लेंगे। और मेहनत करने का समय है, मेहनत जरूर कीजिए, आप मन लगा कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से जो फिजिक्स का पेपर है वो जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे।
ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक है, तो उसको आप जाकर ज़रूर पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उसका भी लिंक है, तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।